नमस्कार। आज हम बात करेंगे दक्षिण भारत के जंगलों में एक ऐसे नाम की जिसने दशकों तक खौफ पैदा किया, वीरप्पन। हाँ, वीरप्पन एक ऐसा नाम जिसके बारे में बहुत कुछ कहा सुना गया है। बिल्कुल, हमारे पास वीरप्पन जंगल का आतंक किताब से कुछ जरूरी हिस्से हैं जो इस शख्स की कहानी के मतलब अलग अलग पहलू दिखाते हैं। कोशिश ये रहेगी कि हम समझें कि कैसे मतलब गरीबी में पला बढ़ा एक लड़का इतना बड़ा डकैत बन गया और जिसने सालों तक सरकारों को परेशान रखा। ये सिर्फ एक अपराधी की कहानी नहीं है। सही कहा। सोचिए, पुलिस, सेना, स्पेशल टास्क फोर्स, और वो 5 करोड़ का इनाम भी था। हाँ, वो सब उसके पीछे थे, फिर भी वो सालों तक पकड़ से बाहर रहा। ये कमाल की बात है एक तरह से। और ये उस इलाके की व्यवस्था, समाज और जंगल के आप कह सकते हैं उलझे हुए रिश्तों को भी दिखाता है। जो जानकारी हमारे पास है उससे ये साफ है कि उसका असर सिर्फ डर तक ही नहीं था। बिल्कुल। तो चलिए इन्हीं स्रोतों की मदद से वीरप्पन की जिंदगी के अहम हिस्सों को देखते हैं। जानकारी के मुताबिक 1952 में उसका जन्म हुआ। तमिलनाडु कर्नाटक सीमा के पास गरीब परिवार था। हाँ, और हालात ऐसे थे कि जंगल ही उसका मतलब स्कूल और घर बन गया। और ये जानकर तुम्हें हैरान रहेगी कि महज 10 साल की उम्र में 10 साल की उम्र में वो हाथी दांत की तस्करी जैसे कामों में लग गया था। हाँ, और सिर्फ 17 साल की उम्र तक आते आते वो बंदूक चलाना भी सीख चुका था। उसके जीवन में एक बड़ा मोड़ तब आया जब उसके गुरु, जिसे लोग समाई गोंडर कहते थे। अच्छा, हाँ, मैंने भी पढ़ा हूँ के बारे में। हाँ, तो वो पुलिस मुठभेड़ में मारे गए और दस्तावेजों में जिक्र मिलता है कि शायद इसी घटना ने उसे पूरी तरह हिंसा के रास्ते पर धकेल दिया। यहीं से वो हत्याओं का सिलसिला शुरू हुआ जिसने उसे इतना कुख्यात बना दिया। बिल्कुल। और ये सिलसिला कितना भयानक था हमें पता चलता है कि उसने 120 से ज्यादा हत्याएं की। हाँ, कम से कम 120, और इनमें कई पुलिस और वन विभाग के अधिकारी भी शामिल थे। चंदन की लकड़ी और हाथी दांत की तस्करी तो उसका मुख्य धंधा बन ही गया था। एक बड़ा नेटवर्क उसने खड़ा कर लिया था। और दिलचस्प बात यह देखिए कि वो जंगल का चप्पा चप्पा जानता था। हाँ, ये तो सुना है। जैसा कि दस्तावेज बताते हैं, हजारों सुरक्षा कर्मी मतलब स्पेशल टास्क फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सब उसकी तलाश में लगे थे। फिर भी वो हाथ में आया? नहीं, वो घने जंगलों में ऐसे गायब होता और फिर अचानक कहीं और हमला कर देता कि उसे पकड़ना लगभग नामुमकिन सा लगता था। गुरेला टैक्टिक्स जैसे कहते हैं। बिल्कुल, उसकी यही गुरेला रणनीति, छिपकर तेजी से हमला करके फिर गायब हो जाने की तरकीब सालों तक उसे बचाए रही। लेकिन एक सवाल मन में आता है, हजारों सुरक्षा कर्मी उसे पकड़ नहीं पाए। स्रोत इस बारे में क्या कहते हैं? सिर्फ जंगल की जानकारी काफी थी? देखिए, जंगल की जानकारी तो बहुत अहम थी, पर यह सामग्री ये भी इशारा करती है कि उसे कुछ स्थानीय लोगों से भी मदद मिलती थी। अच्छा, क्यों? डर की वजह से? शायद डर भी था और शायद इसलिए भी कि वो कभी कभी उनकी मदद भी कर देता था। यहीं से उसकी वो मिली जुली छवि बनती है। हाँ, ये आम लोगों के बीच उसकी छवि वाला पहलू वाकई बड़ा पेचीदा है। बिल्कुल। कुछ गांवों में लोग उसे मददगार मानते थे, जैसे किसी गरीब की बेटी की शादी में पैसा देना, इस तरह की बातें भी हैं। हाँ, ऐसी बातें सुनने में आती हैं। लेकिन दूसरों के लिए, खासकर उन परिवारों के लिए जिनके सदस्यों को उसने अगवा किया या मार डाला, वो तो किसी राक्षस से कम नहीं था। हाँ, ये विरोधाभास बहुत गहरा है। बिल्कुल। और उसके दुस्साहस का सबसे बड़ा उदाहरण शायद 1997 में देखने को मिला। आप राजकुमार के अपहरण की बात कर रहे हैं? हाँ, कन्नड़ फिल्मों के सुपरस्टार राजकुमार का अपहरण। उस एक घटना ने पूरे देश में सनसनी फैला दी। मुझे याद है, बहुत हंगामा हुआ था। जबरदस्त दबाव था सरकार पर, मीडिया की नजरें जंगल पर टिकी थी। ये दिखाता है कि उसका आतंक किस हद तक पहुंच चुका था और वो सिस्टम को कितनी बड़ी चुनौती दे रहा था। लेकिन हर कहानी का अंत तो होता है। फिर आया 22 अक्टूबर 2004, ऑपरेशन ककून। हाँ, स्पेशल टास्क फोर्स यानी STF का ऑपरेशन ककून। जानकारी के मुताबिक STF को एक खुफिया सूचना मिली थी। हाँ, कि वीरप्पन को इलाज के बहाने कहीं ले जाया जाए। बिल्कुल, एक एम्बुलेंस में जो असल में STF का जाल था। जैसे ही वो एम्बुलेंस फंसी, STF ने उसे घेर लिया और फिर जोरदार गोलीबारी हुई। हाँ, और कहा जाता है कि करीब 20 मिनट के अंदर 6 गोलियां लगने से वीरप्पन की कहानी वहीं खत्म हो गई। तो इन स्रोतों को मिलाकर देखें तो क्या तस्वीर उभरती है? वीरप्पन मारा गया, दक्षिण
भारत के जंगलों से आतंक का एक लंबा अध्याय खत्म हुआ। हाँ, एक राहत की सांस ली होगी सबने। जरूर, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसका किरदार बहुत जटिल था। हाँ, वो तो है। एक तरफ वो एक बेरहम हत्यारा और तस्कर था जिसने बेशुमार जानें दी, जंगल को लूटा। तो दूसरी तरफ कुछ स्थानीय लोगों के लिए वो किसी न किसी रूप में मददगार भी था। और ये स्रोत बताते हैं कि ये रॉबिनहुड वाली छवि सिर्फ डर से नहीं बनी थी, तो फिर बल्कि ये उस इलाके की सरकारी अपेक्षा और संसाधनों पर स्थानीय हक की जो बहस है उससे भी जुड़ी थी। वीरप्पन ने उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। मतलब उसे राक्षस कहें या रॉबिनहुड, ये सवाल बना रहता है। हाँ बिल्कुल। और शायद यही उलझी हुई तस्वीर उसे इतिहास में एक पहेली की तरह बनाए रखती है। जैसा कि ये दस्तावेज बताते हैं, उसकी मौत के इतने साल बाद भी जंगल के किस्सों में उसका जिक्र आज भी जिंदा है। हाँ, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। वीरप्पन तो खत्म हो गया, पर वो कौन सी सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक वजह थी जिन्होंने एक अकेले आदमी को इतने लंबे समय तक कानून और व्यवस्था को इस तरह चुनौती देने का मौका दिया? ये एक जरूरी सवाल है। उसकी कहानी दूर दराज के इलाकों की अनदेखी, सरकारी तंत्र की पहुंच और प्राकृतिक संसाधनों के इस्तेमाल जैसे मुद्दों पर क्या सवाल खड़े करती है, जिन पर शायद आज भी गौर करने की जरूरत है।